जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा ज्योग्राफी का डे 7। कौन सा दिन है? 7वां दिन है आज हमारा। देखते हैं हम लोग क्या क्या है। आज के अपने 15 प्रश्न देखते हैं। और हाँ, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है आंसर के कलर को क्या करें, आप जो है चेंज कर दें, तो आपके आंसर का कलर चेंज हो चुका है। ठीक, आइए देखते हैं। सर्वाधिक औसत वेग वाली तरंग कौन सी है? सर्वाधिक औसत वेग वाली तरंग जो है वो कौन सी है, ये पूछ रहा है। वह तरंग बताइए जिसका औसत वेग जो है क्या है, सर्वाधिक है। तो वो कौन सी तरंग है? प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे हैं जिनका औसत वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। 3 तरह की वेव्स होती हैं। 3 तरह की वेव्स कौन कौन सी होती हैं? कोई कमेंट करके बताएगा। 3 तरह की वेव्स कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी 3 तरह की वेव्स होती हैं? चलिए, ये प्राथमिक तरंगे जो हैं, ये जो प्राथमिक तरंगे हैं, इनका औसत वेग होता कितना है? तो अगर कभी ये प्रश्न पूछ दे तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसी भी स्थान पर क्या होती हैं? सबसे पहले, जब सबसे तेज होंगी तो क्या होंगी? सबसे पहले पहुंचेंगी। ये क्या होंगी? सबसे पहले पहुंचेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग है। केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग कौन सी है? बताइए। वो है एस तरंग। केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग है एस तरंग। कौन सी तरंग है? एस तरंग। अच्छा, एक चीज और कि ये जो प्राथमिक तरंगे हैं ना, वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, हाँ ये टी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और जो ये एस तरंग है, एस तरंग है, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसको। तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग है एस तरंग। कौन सी तरंग है? एस तरंग। इसका औसत वेग कितना होता है? इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसका कितना था? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरी, ये केवल ठोस माध्यम में। तरल में, तरल माध्यम में क्या होती हैं? ये लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं ये। नेक्स्ट, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वह कौन सी तरंग है जिसका वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है? वह कौन सी तरंग है जिसका वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सी वेव है? सभी वेव्स का। आपका उत्तर क्या है? सभी वेव्स। ठीक, नेक्स्ट अपने प्रश्न पे चलते हैं। वह कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है? पृथ्वी के कोर से, केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। वह कौन सी वेव है? तो कौन सी वेव है? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग वो तरंग है जो जो कहां से गुजर सकती है? जो कहां से गुजर सकती है? सभी, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से। पृथ्वी के केंद्रीय भाग से क्या हो सकती है? गुजर सकती है। नेक्स्ट, केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फोकस। भूकंप के उद्भव स्थान को, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। यहाँ पे तीनों प्रकार की तरंगे होती हैं। कहां पर? केंद्र पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था आपको कि
अर्थ के कोर में पहुंचने पर क्या होती हैं, एस तरंगे जो हैं, जो एस तरंगे हैं कोर में पहुंचने पर पृथ्वी के अर्थ के कोर में पहुंचते पहुंचते क्या होती हैं, ये एस तरंगे क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं और इस कोर वाले भाग के 11 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। कहां से कहां तक, 11,000 किलोमीटर ऊपर चले जाए, वहां से लेकर के अगले 5 किलोमीटर, यहां से लेके अगले 5,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर तक जाएं, वहां से लेके अगले 5,000 किलोमीटर तक क्या होती है, यहाँ पे शैडो जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, शैडो जोन। इस जोन को क्या कहते हैं, शैडो जोन। क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शैडो जोन। नेक्स्ट, आर वेव किन्हें कहते हैं, आर वेव, इस प्रकार की वेव है भी कि नहीं है, आर वेव किसे कहते हैं, तो आर वेव किसे कहते हैं हम लोग, सरफेस वेव को ही क्या कहते हैं हम लोग, आर वेव भी कहते हैं। सरफेस वेव, आर वेव का फुल फॉर्म क्या है, रे लाइट वेव। सरफेस वेव का फुल फॉर्म क्या है, रे लाइट वेव। रे लाइट वेव सरफेस वेव का फुल फॉर्म है। इन्हें सरफेस वेव को और क्या कहते हैं, एल वेव भी कहते हैं, इसको एल वेव्स भी कहते हैं, यानी कि लव वेव्स भी कहते हैं। इसकी खोज कभी पूछे किसने की थी, इन तरंगों की, ये जो एल वेव्स हैं इनके बारे में किसने बताया, तो HD लव, इसीलिए लव वेव्स इन्हें कहते हैं, HD लव ने बताया। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल को क्या कहते हैं, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रिक्टर स्केल कहते हैं इसको। और भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है, भूकंप के अध्ययन को, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल कौन सी है, रिक्टर स्केल। भूकंप के अध्ययन को कभी पूछे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ, जिस पर अध्ययन होता है, जो ग्राफ बनती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक, ये जो रिक्टर स्केल है, इसका मापन कितने से कितने अंक तक होता है, कितने से कितने नंबर तक, 1 से लेकर के क्या है, 9 तक। 1 से लेकर 9 तक होता है ना, जिसमें 1 सबसे कम माना जाता है, 9 सबसे अधिक। और जो ये जैसे मान लीजिए अगर 3 से 4 हो गया, ये 3 से 4, तो जो 3 पर जितना भूकंप आया है ना, जितना भी भूकंप आया है 3 पर, जो 4 पर होगा ना, इसका 10 गुना ये माना जाता है कि जब 3 पे जो तीव्रता है ना, उसकी जब तीव्रता 10 गुनी होगी तो उसको कितना काउंट करेंगे हम लोग, 4 काउंट करेंगे। यानी कि जो एक अंक से अगले अंक में जो अंतर होता है वो 10 गुने का अंतर होता है। कितने गुने का अंतर होता है, 10 गुने तीव्रता का अंतर क्या है, होता है उस पर। नेक्स्ट, वॉस्जस पर्वत कहां पर स्थित है, वॉस्जस पर्वत आप बताइए कहां पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है। कहां पर स्थित है, वॉस्जस पर्वत फ्रांस में स्थित है। ये कैसे होता है, जब जैसे चट्टान है, ठीक है ना, चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण इसमें क्या होता है, भ्रंश पैदा होता है और ये जो चट्टान है वो नीचे धंस जाती है, जिसके नाते क्या है, ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक पर्वत। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक पर्वत। इसमें बीच का जो भाग है वो धंस जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, बीच का जो भाग है वो धंस जाता है, तो जो ये हिस्सा है वो ऊपर दिखने लगता है, तो ये इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और जो बीच में धंसा वाला भाग है, जो बीच में ये जो धंसा वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। तो वॉस्जस पर्वत कहां पर स्थित है, किस तरह का पर्वत है ये, वॉस्जस पर्वत जो है वो किस तरह का पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है। कैसा,
ब्लॉक माउंटेन। ठीक, और ब्लॉक माउंटेन बता दिए किसे कहते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये कहां पे है ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहां पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ये कहां पर है, जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट कभी पूछ दे अगर सॉल्ट रेंज, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज ब्लॉक माउंटेन कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, पाकिस्तान में। कहां पर है सॉल्ट रेंज, कहां पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दी थी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी किस भूगोलवेत्ता ने दी थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, हैरी हेस। किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी। एक सेकेंड, किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरी हेस ने दिया था। नेक्स्ट कभी आपसे पूछ दे कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी ये जो शब्द है ये किसने दिया था, प्लेट विवर्तनिकी जो शब्दावली है, जो ये शब्द है वो किसने दिया था, तो टूजो विल्सन। किसने दिया था, टूजो विल्सन ने दिया था। अच्छा, कभी पूछ दे कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी, इसकी जो है वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होगा, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, ये वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। ये शब्द किसने दिया, शब्दावली, तो टूजो विल्सन ने दी थी। और प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसने दी थी, सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हैरी हेस ने दिया था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था ब्लॉक माउंटेन, तो ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। वे पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं, चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे क्या है आपका जो है, इसका एग्जाम्पल अगर ले लीजिए तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कहां है, आप लोग बताएंगे सतपुड़ा पर्वत कहां पे है, सतपुड़ा पर्वत कहां पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सतपुड़ा पर्वत कहां पर है। इनके और उदाहरण कौन से हैं, जैसे राजमहल की पहाड़ियां, वो भी क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, वो भी क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। गैसा एवं बूटे, गैसा एवं बूटे, ये बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आप लोग को दे रहा हूं ये काम, आप लोग जरूर इसको बताइए, ठीक ना, आप लोग इसको बताइए कमेंट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकीज और एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज और एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत, जिनको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। और रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं कहां पे, रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं कहां पे, साउथ अमेरिका में है। कहां पर है, साउथ अमेरिका में। फोल्ड माउंटेन के और एग्जांपल कौन कौन से हैं, हिमालय, हिमालय है। दूसरा आल्प्स, आल्प्स, आल्प्स पर्वत। दूसरा कौन सा पर्वत है, आल्प्स। और यूरल, अरल पर्वत, अरल माउंटेन, ये सभी क्या हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है, सभी फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। अफ्रीका का पर्वतों में सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, कहां पर स्थित है बताइए। तंजानिया में। कहां पर स्थित है, अफ्रीका के तंजानिया में।
अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। फिर इसके बाद तिब्बत के पठार के बाद कौन सा पठार आता है? तिब्बत के पठार के बाद बोलीविया का पठार, और बोलीविया के पठार के बाद तीसरा नंबर किसका आता है? कोलंबिया, कोलंबिया का पठार, जिसमें तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? 16,000 फीट। बोलीविया, अगर बोलीविया की अगर ऊंचाई की बात करें तो 12,000 फीट, और कोलंबिया 7800 फीट। तो अगर कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे दे तो ये क्रम होगा, नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट, अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, बताइए। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, यानी कि इधर माउंटेन और यहां पर अगर पठार है तो इसे क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा होता है पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार किसे कहते हैं हम लोग? तो जब पर्वत तल व मैदान के बीच, पर्वत और मैदान के बीच में जब कोई समतल भूमि उठ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ वाले पठार को, यहाँ वाले पठार को क्या कहते हैं हम लोग? पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार कहते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट, कास्ट मैदान किन पदार्थों से निर्मित होते हैं? कास्ट मैदान किन पदार्थों से निर्मित होते हैं? तो आपका जवाब होगा चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से क्या होते हैं? कास्ट मैदान जो है वो निर्मित होते हैं। और ग्लेशियल मैदान का भी पूछ दे तो ग्लेशियल मैदान या संप्राय मैदान, संप्राय मैदान का भी पूछ दे तो संप्राय समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका जो निर्माण जो है वो नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप, नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप हो, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कास्ट मैदान। ठीक, तो ये थी हमारी आज की ज्योग्राफी की क्लास। हमने ये 15 प्रश्न हल किए, और आप लोग परेशान मत होइए कि प्रश्नों की संख्या कम है। बस कुछ दिनों में प्रश्नों की संख्या क्या होगी, क्या की जाएगी? बढ़ा ली जाएगी। ठीक ना, आप लोग परेशान मत होइए। अभी 2-4 दिन 10 दिन और क्लास कीजिए, 2-4 दिन, फिर क्या होगी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है और बढ़ा लिए जाएंगे। जय हिंद।